गलकार पाकिस्तान के ऐसे कमांडो की दास्तान जो लड़ाई झगड़े को पसंद नहीं करता था। सियासत ने, हालात ने और पुलिस ने उससे उसका प्यार छीन लिया। वो आदमी बेजार हो गया। फिर एक दोस्त ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। वो दिन ब दिन फुलादी जिस्म और इरादों का मालिक बनकर अपने और मुल्क दुश्मनों पर टूट पड़ा। दास्तान की तरफ चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करके अपनी मोहब्बत का सबूत दें। शुक्रिया। ललकार किस्त नंबर 25। बेशक कोठी में मुकम्मल सुकूत था, मगर यह ज़रूरी तो नहीं था कि सुकूत बरकरार भी रहे। फिर सोचने की बात थी कि बरामदे वाले दरवाजे को बाहर से कुंडी किसने लगाई थी। आखिर कोई ना कोई तो यहाँ जाग रहा था। शायद उसने यूं ही दरवाज़ा चेक किया था और उसे खुला देखकर बाहर से चटखनी चढ़ा दी थी। फिर मेरी निगाहों में सेठ सिराज का चेहरा घूमा। उसका तल्लक भी तो इन कोठियों से बयान किया जा रहा था। अगर सेठ सिराज या उसके किसी करिंदे से यहाँ मुलाकात हो जाती तो मेरा भांडा बुरी तरह फूट सकता था। इन लम्हों में मैंने महसूस किया कि मुझे इमरान की टोपी वाली बात मान लेनी चाहिए थी। टोपी उसकी जैकेट की बाईं जेब में थी। मैंने ये गर्म टोपी निकाली और ज़रा सी झिझक के साथ पहन ली। इमरान की टार्च का दायरा अब एक साइड बोर्ड पर रिंग रहा था। इस नहायत दीदा जेब साइड बोर्ड पर गंधारा आर्ट के कुछ नमूने सजाए गए थे। 3-4 मिनट मजीद गुजर गए। इमरान अब चलो यहाँ से, मैंने तेज़ सरगोशी की। इससे पहले कि वो जवाब में कुछ कहता, ऐसा कुछ हुआ जिसकी हरगिज़ तवक्को नहीं थी। मैं तो खैर इस सारे मामले की गहराई से वैसे ही बेखबर था। इमरान और इकबाल को भी अंदाज़ा नहीं था कि सूरत हाल यूँ अचानक पलटा खाएगी। यह तारीक मुस्ततिल कमरा अचानक चकाचौंध रोशनी से भर गया। एक नहायत तनमंद शख्स दरवाजे पर नमूदार हुआ। उसके हाथ में पिस्तौल मैं साफ देख सकता था। उसने चगाड़ने वाले अंदाज में कुछ कहा। फिर उसके बाद जो कुछ हुआ वो उससे भी ज़्यादा हैरतनाक था। मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। इमरान से ऐसे फौरी इंतहाई बरकफ्तार अमल की तवक्को मुझे नहीं थी। वो यकीनन इस ग्रांडियल शख्स को भी नहीं थी जो अंदर घुसा था। मैंने बस इमरान की लात को हरकत करते देखा। उसके बाद दूसरा मंजर जो मेरी आंखें पकड़ सकी पिस्तौल के हवा में उड़ने और कमरे की छत से टकराने का था। इमरान एक लम्हा ज़ाया किए बगैर किसी औकाब की तरह नवार्द पर चपटा। उसका घुटना मध्य मुकाबल की नाक पर लगा। फिर एक ऐसी टक्कर उसके चेहरे पर पड़ी जो शायद पत्थर में भी दरार डाल सकती थी। ग्रांडियल शख्स डगराता हुआ दीवार से टकराया। उसने इमरान पर मुक्का चलाया। ये बेजान वार इमरान ने आसानी से झुककर बचाया। तब उसके सर की दूसरी शदीद ज़रबे मध्य मुकाबल के चेहरे पर लगी। इस बार वो अपने पाँव पर खड़ा नहीं रह सका और चकरा कर एक खूबसूरत मर्तबान पर गिरा। मर्तबान और दोनों ज़मीन बोस हुए। यही वक्त था जब दो मज़ीद अफराद भागते हुए मौका पर पहुँचे। वो सूरतों से इस इमारत के पहरेदार नजर आते थे। इनमें से एक के हाथ में राइफ़ल थी। इससे पहले वो कमरे की सूरत हाल देखकर राइफ़ल इस्तेमाल करते या ना करने का फ़ैसला कर सकता। इकबाल दरवाजे की ओर से राइफ़ल बरदार पर झपटा और एक अंधाधुंध झटके के साथ राइफ़ल उससे छीन लिया। दूसरे शख्स ने अपनी स्याह जैकेट में हाथ डाला। यकीनन वो भी हथियार निकालना चाह रहा था। खबरदार, इमरान ताड़ा और अपने ब्रीटा पिस्तौल की नाल उसके सीने की तरफ कर दी। ये दोनों पहरेदार जहाँ के तहाँ सख्ता ज़दा खड़े रह गए। ये सारा एक्शन नाकाबिले यकीन हद तक तेज़ रफ्तार था। मुझे इस बेपनाह महारत का एहसास हुआ जो इमरान और उसके साथी को ऐसे कामों के लिए हासिल थी। सबसे ज़्यादा काबिल दीद वो फुर्ती थी जिसकी वजह से इमरान ने ग्रांडियल शख्स को सिर्फ 2-3 सेकंड में चारों शाने चित किया था। यह 28-30 साल ख़तरनाक सूरत शख्स इमरान से तकरीबन 1.5 गुना वज़न तो रखता होगा। इसके सामने चेहरे पर ज़ख्मों के निशान इसकी जारहाना तबाह की गवाही भी दे रहे थे। लेकिन फिल वक्त वो अपने लौलवान चेहरे के साथ मर्तबान के टुकड़ों के दरमियान बेदस्त पा पड़ा था। इमरान ने बाद में आने वाले पहरेदारों को भी इस ग्रांडियल शख्स के पास खड़ा कर दिया और तीनों को एक साथ राइफ़ल के निशाने पर ले लिया। ये वही 8 mm राइफ़ल थी जो अभी थोड़ी देर पहले इकबाल ने पहरेदार से छीनी थी।
तेगा मुश्ती में इमरान के चेहरे से मफलर उतर गया था। शख्स के हाथ से निकलने वाला पिस्टल इकबाल ने कलीन से उठा लिया और दरवाजे से बाहर निकल गया। चंद सेकंड बाद बाहर से किसी औरत की दबी दबी आवाज़ सुनाई दी। उसने चलाने की अधूरी कोशिश की थी, फिर कदमों की चाप उभरी और इकबाल एक औरत को धकेलता हुआ अंदर दाखिल हुआ। ये 40-45 साल की फरमामदार मुलाजमा थी। उसका रंग जर्द हो रहा था और अरबीदार जिस्म थल थल कर रहा था। इसी भैंस ने बाहर से कुंडी लगाई थी। इकबाल ने उसकी पुश्त पर थप्पड़ रसीद करते हुए कहा। वो खौफजदा होने के साथ साथ हैरान भी थी। मेरा ये अंदाज़ा दुरुस्त लगता था कि वो दरवाज़ा खुला देखकर बेध्यानी में कुंडी चढ़ा गई थी। आज मैं इमरान का एक नया रूप देख रहा था। इन लम्हों में वो खासा बेरहम नज़र आया। उसके तासरात गवाह थे कि अगर इन 3 अफराद में से किसी ने चालाकी दिखाने की कोशिश की तो वो इन्हें ज़ख्मी करने के लिए बेदरेग गोली चला देगा। ज़ाहिर है जो शख्स रिवाल्वर के 3 खानों में गोली रख कर खुद पर फायर कर सकता था वो दूसरों पर भी कर सकता था। तुम चारों के अलावा और कौन है यहाँ? इमरान ने पूछा। कोई नहीं, लंबे कद वाले पहरेदार ने जवाब दिया। अगर बात झूठी निकली तो मुर्गा बनना पड़ेगा, इकबाल ने वार्निंग दी। पहरेदार खुश्क होंठों पर ज़बान फेर कर रह गया। इकबाल, ये सामने वाले बाथरूम का दरवाज़ा खोलो। इकबाल ने दरवाज़ा खोला। चलो तुम दोनों घुस जाओ बाथरूम में। अगर गर्म पानी आ रहा है तो नहा लो, अगर नहीं आ रहा तो इंतज़ार करो। चलो शाबाश, चलो शाबाश। उसका इशारा बाद में आने वाले दोनों गार्ड की तरफ था। दोनों मुतैयर नज़रों से इमरान को देखते हुए, मैं फारसी में नहीं बोल रहा, वो फुकारा। अंदर घुस जाओ। अगर आवाज़ निकाली तो फिर वो आखिरी आवाज़ होगी। उसके लहजे में बला की सफाकी उतरी हुई थी। पहरेदार मरूब तो यही देखकर हो चुके थे कि उनका पलवान चंद सेकंड में लहूलुहान होकर ज़मीन बोस हो गया है। अब रही सही कसर इमरान के अंदाज ने पूरी कर दी। वो राइफल को खौफजदा नज़रों से देखते हुए बाथरूम की तरफ बढ़े। ठहरो, इमरान ने नया हुक्म जारी किया। वो ठटक कर रुक गए। इमरान ने इकबाल से कहा, वो इनकी तलाशी ले, कहीं इनकी जेबों में मोबाइल फ़ोन वगैरह ना हो। इकबाल ने बड़ी एहतियात और महारत से दोनों की तलाशी दी। एक ही जेब से मोबाइल निकल आया। इकबाल ने दोनों को बाथरूम में धकेल कर दरवाज़ा बाहर से लॉक कर दिया। चंद सेकंड बाद ग्रांडियल शख्स और फरमामदार मुलाजमा के साथ भी यही सलूक हुआ। इमरान और इकबाल ने तलाशी के बाद इन दोनों को दूसरे बाथरूम में लॉक कर दिया। ग्रांडियल शख्स में अभी कुछ दमखम मौजूद था। उसकी तलाशी लेते इमरान ने यह एहतियात की कि उसकी जैकेट भी उतरवा ली थी। अभी ग्रांडियल शख्स और मुलाजमा को बाथरूम में बंद किए चंद सेकंड हुए थे कि इन पर एक और आफत टूट पड़ी। ये आफत एक लड़की की सूरत में थी। बैन यही था कि ये लड़की अचानक ज़मीन में से उग आई है। वो बगली दरवाजे से बरामद हुई और अजब अंदाज में चलाकर इमरान से लिपट गई। वो अकब से आई थी। उसने इमरान को राइफल समेत अपने बाजू में जकड़ लिया और उसके बाल मुट्ठी में पेंच लिए। इमरान ने खुद को तेज़ी से घुमाया और लड़की की बाहों का घेरा तोड़ दिया। वो लड़खड़ा कर दीवार से जा लगी। इससे पहले कि आलम वहशत में वो फिर इमरान पर झपटी, इकबाल ने उसे हमेशा छाप लिया। इकबाल ने एक हाथ बड़ी मजबूती से उसके मुंह पर जमाया और एक हाथ उसकी कमर में डालकर उसे थोड़ा सा हवा में उठा दिया। वो हवा में टांगे चला रही थी। उसकी आवाज़ उसके मुंह में दब भी गई थी। बस मुश्तिल गूं गां सुनाई दे रही थी। ये 23-24 साल कबूल सुत लड़की थी। सबसे हैरान कुन ये चीज़ लड़की का हुलिया था। मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। बिल्कुल यही लगा कि किसी अंग्रेज़ी या इंडियन फिल्म का सीन देख रहा हूँ। लड़की के जिस्म पर मुख्तसर तरीन लिबास था। चंद इंच कपड़ा बलाई जिस्म पर और इतना ही जरी जिस्म पर। उसका दोदिया जिस्म ट्यूबलाइट्स की तेज़ रोशनी में दमक रहा था। यूँ लगता था कि वो किसी स्विमिंग पूल से निकलकर सीधी यहाँ आ गई। इतनी रात गए, ऐसी सर्दी में ऐसा लिबास, ये बात समझ से बाहर थी। अगर वो किसी नीम गर्म बेडरूम से निकल कर आई थी तो भी उसके क़यामत खेज जिस्म पर स्लीपिंग गाउन वगैरह तो होना चाहिए था। बस बेबी बस। इकबाल ने उसे मजबूत बाजुओं के शिकंजे में लेकर बुरी तरह झंझोड़ा तो उसका हिजान कदरे कम हुआ। ताहम वो खुद को छुड़ाने की मुसलसल कोशिश कर रही थी। इमरान ने अपनी जेब से एक चौड़ी इंग्लिश टेप निकाली और उसके 2 पीस बड़ी मजबूती और सफाई के साथ लड़की के होंठों पर चिपका दिए। उसका चेहरा लाल बभूका हो रहा था। टेप चिपकाने के दौरान ही
اس نے عمران کی ناف میں اپنے ننگے پاؤں کی زوردار ضرب لگائی۔ عمران نے بمشکل اس ناگہانی ضرب کو برداشت کیا۔ دفتر نہ جانے کس طرح لڑکی نے خود کو اقبال کی گرفت سے چھڑایا اور ساتھ والے کمرے کی طرف دوڑی۔ عمران اور اقبال اس کے پیچھے گئے۔ پہلے اس نے اپنے منہ سے ٹیپ اتارنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ پھر بیڈ روم میں گھسی۔ بڑی پھرتی سے اس نے ایک الماری کھولی۔ شاید وہ یہاں سے کوئی ہتھیار وغیرہ نکالنی چاہتی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ اسے کوئی کامیابی ہوتی عمران نے اسے دوبارہ پکڑ لیا۔ اس نے پلٹ کر عمران کے منہ پر ایک زوردار تماچا مارا۔ عمران نے گھما کر اسے بستر پر پٹکا اور اس کے دونوں بازو کھول کر دونوں طرف دبا لیے۔ وہ عمران کے نیچے بے بس نظر آنے لگی۔ تنگا مشتی میں اس کی ریانی مزید اور ریانی میں بدل گئی تھی۔ اس کے بال بکھر گئے تھے، سانس دھونکنے کی طرح چل رہی تھی۔ اب وہ کرہنے کے سوا کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ ہتھیار نکالنے کے لیے جو الماری اس نے کھولی تھی اس میں شراب خانہ خراب کی بہت سی بوتلیں سجی ہوئی تھی، ساتھ میں چمکیلے گلاس تھے۔ اقبال تم پہرے داروں کا دھیان رکھو، عمران نے کہا۔ اقبال فوراً ریفل سنبھال کر باتھ روم کی طرف چلا گیا۔ لڑکی کی مزاحمت مزید کم کرنے کے لیے عمران نے اس کے منہ پر 2-4 تھپڑ رسید کیے تو وہ رونے لگی۔ وہ عمارت کے اس اندرونی کمرے میں شاید اپنی بے بسی کو پوری طرح محسوس کر چکی تھی۔ اب اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ میرا ذہن کہہ رہا تھا کہ یہی گھر کی مالکہ ہے، میڈم کی وہ چھوٹی بہن جو بہت کم گھر سے نکلتی ہے اور جس کے بارے میں اقبال نے پرسراب ناقابل فہم ہونے کی رپورٹ دی تھی۔ اس نے موقع دیکھ کر ایک بار پھر عمران کا منہ نوچنے کی کوشش کی تو عمران نے برہمی سے اسے اوندا کر دیا اور اس کے دونوں بازو پیچھے موڑ دیے۔ اس خبیث کو باندھو، عمران نے مجھ سے کہا۔ میں نے عمران کا سرخ مفلر اس کے کندھوں سے اتارا اور لڑکی کے دونوں ہاتھ مضبوطی سے پشت پر باندھ دیے۔ یہ کام کرتے ہوئے میں نے اپنے اندر ایک عجیب سا تھرل اور حوصلہ محسوس کیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اس مار دھاڑ کا حصہ بنا ہوا ہوں اور عمران کے کہنے پر وہ سب کچھ کر رہا ہوں جو اس سے پہلے کبھی تصورات میں کر سکتا تھا۔ عمران نے اس کے بال اپنی مٹھی میں جکڑے اور اس کا چہرہ تکیے پر رگڑتے ہوئے پھنکارا، اب نیچی بیٹھ جا ورنہ بری طرح پچھتائے گی۔ ہماری جگہ کوئی اور ہوتا تو اب تک تیرا حشر نشر شروع ہو گیا ہوتا۔ خدا کا شکر کر، تیرا واسطہ شریفوں سے پڑا ہے۔ میں نے اطمینان کی سانس لی، ورنہ چند لمحے پہلے مجھے خدشہ پیدا ہو گیا تھا کہ شاید عمران مشتعل ہو کر کوئی غلط راستہ اختیار کرنے والا ہے۔ اس دوران میں نے عمران کے چہرے پر کچھ الجھن دیکھی۔ وہ چھت کے گوشے کو دھیان سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کی نظر کا تعاقب کیا، پھر مجھے بھی شک گزرا کہ یہاں کوئی ٹی آر کیمرہ نصب ہے۔ اچانک ایک بندہ لنگڑاتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس نے پینٹ اور جرسی پہن رکھی تھی۔ عمر کوئی 25-26 سال رہی ہوگی۔ عمران اسے دیکھ کر چونکا، جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس شخص کے چہرے پر ہیجانی کیفیت سی۔ اس نے عمران کو باہر آنے کا اشارہ کیا۔ لڑکی چونکہ عمران کے نیچے اوندھی دبی ہوئی تھی، لہذا وہ شخص کی آمد کو دیکھ سکی اور نہ اشارے کو۔ نہ جانے کیوں مجھے لگا یہ شخص اس کوٹھی کے مکینوں میں سے ہے، لیکن وہ عمران کو اشارہ کیوں کر رہا تھا؟ اور کیا عمران اسے جانتا تھا؟ اگلے 2-4 منٹ میں میرا یہ خیال درست ثابت ہوا۔ عمران اس شخص کو جانتا تھا۔ اس شخص کی طرف سے باہر آنے کا اشارہ ملنے کے بعد عمران فوراً اس لڑکی کی عریاں ٹانگوں کو ایک سکارف نما سوتی کپڑے کے ساتھ نہایت مضبوطی سے باندھا اور پھر کمرے سے نکل گیا۔ ہاتھ اور پاؤں بندھنے کے بعد لڑکی اب پوری طرح بے بس تھی۔ وہ کسی لاچار پرندے کی طرح بس تھوڑی بہت پھڑپھڑا سکتی تھی۔ میں بھی عمران کے پیچھے باہر آ گیا۔ لگڑانے والا قبول صورت شخص کوریڈور میں عمران کے پاس کھڑا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، خدا کا شکر کرے کہ میں یہاں موجود ہوں اور آپ کو خطرے کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ بس آپ یہاں سے نکل جائیں، لیکن کچھ پتہ تو چلے۔ یہ دیکھیں ہیرو بھائی، آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، وہ سخت ہے جانی لہجے میں بولا۔ آپ کو کچھ اندازہ نہیں۔ دیکھیں، آپ کے مجھ پر بڑے احسان ہیں، میں آپ کو کسی مصیبت میں نہیں دے سکتا۔ پلیز ہیرو بھائی، کیا مطلب ہے؟ یا اور بھی لوگ ہیں؟ بالکل ہیں بھائی، یہ حرامزادی ڈرامہ کر رہی ہے۔ میں خود آ کر آپ کو سب کچھ بتاؤں گا، ایک ایک بات بتاؤں گا، بس ابھی آپ نکل جائیں۔ عمران کے چہرے پر الجھن کے آثار تھے۔ اس کے ساتھ یہ بھی لگ رہا تھا کہ وہ نوارد کی باتوں پر بھروسہ کر رہا ہے۔
ادھر آئیں میں دکھاؤں آپ کو۔ اس نے جانی انداز میں عمران کا بازو پکڑا اور اسے اپنے ساتھ کوریڈور میں چلا کر ایک گیلری نما کمرے میں لے گیا۔ یہاں بھی فرش پر قلین بچھا ہوا تھا اور دیواروں پر غالچے آویزاں تھے۔ میں بھی عمران کے پیچھے ہی گیلری میں داخل ہو گیا۔ ہم یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ یہاں دیواروں کے ساتھ ایک پینل پر 5-6 مانیٹر نظر آ رہے تھے۔ مانیٹر کی اسکرینوں پر اس کوٹھی کے مختلف مناظر کلوز سرکٹ میں دکھائی دے رہے تھے۔ ایک اسکرین پر وہ دیوار نظر آ رہی تھی جو 1 گھنٹہ پہلے عمران نے پھاندی تھی، اور وہ دروازہ بھی جس سے گزر کر میں یہاں پہنچا تھا۔ پھر ایک نیم روشن راہداری کا منظر تھا اور ایک نہایت روشن منظر میں اقبال 8 mm رائفل تھامے باتھ روم کے دروازے پر پہرا دے رہا تھا۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں عمران اور گرانڈیر شخص کے درمیان طوفانی لیکن مختصر لڑائی ہوئی تھی۔